इतने साल हो गए हैं फुटबॉल देखते हुए और जब जब ऐसा लगता है कि अब इससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा ड्रामा क्या ही देखने को मिलेगा। चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज का लास्ट डे बना ही आपके ये सारे भ्रम तोड़ने के लिए है। हम इतनी सारी स्टोरी लाइन्स की बात कर सकते हैं जो हुई है इस चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज के फाइनल, ग्रुप फेज के फाइनल डे पे। रादर ग्रुप स्टेज तो नहीं, ग्रुप फेज बोलेंगे इसको, क्योंकि एक एक गोल पे, एक एक ड्रॉ पे, एक एक विन, एक एक लॉस पे टेबल इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही थी। जो टीमें ऐसा लग रहा था नेल्ड ऑन है कि ये तो जा ही रही हैं लास्ट 16 में डायरेक्टली, वो बाहर हो गई। कुछ लास्ट मिनट गोल्स देखने को मिले, बहुत सारे अपसेट्स देखने को मिले, ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिले जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कमबैक्स देखने को मिले। आप दुनिया में किसी को भी बेस्ट मैनेजर मान सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई पेप बेस्ट मैनेजर हैं, सर एलेक्स बेस्ट मैनेजर हैं, अभी इस दौर में कौन बेस्ट मैनेजर है। बहुत सारे मैनेजर्स आप कह सकते हैं कि अच्छे हैं या दे आर ऑन रूट टू बिकमिंग वर्ल्ड क्लास मैनेजर्स, लेकिन एक आदमी हु विल ऑलवेज हैव द स्ट्रीट्स इज जोजे मरीनियो। आज इतना सब कुछ चल रहा था, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स आज फुटबॉल खेल रहे थे, अपनी टीम को जिता रहे हैं, टॉप 8 में लाने की कोशिश कर रहे हैं, कमबैक कराने की कोशिश कर रहे हैं, टीम जैसे तैसे पहुंच जाए उसकी कोशिशें चल रही हैं। सब कुछ हो गया, बहुत सारे गोल्स पड़े हैं, बहुत सारा ड्रामा हुआ है, लेकिन हम किसकी बात कर सकते हैं आज सबसे ज्यादा? उस टीम की जो लास्ट आई है प्ले ऑफ स्पॉट में, 24th पोजीशन पे आई है, लास्ट सेकंड के लास्ट मिनट में गोल स्कोर करके, गोलकीपर की बदौलत उन्होंने चौथा गोल स्कोर किया है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, एंड दे हैव मेड इट टू द प्लेऑफ्स। अनबिलीवेबल। ये है ऑरा, ये है लेगेसी जोजे मरीनियो की। जब जब आपको लगता है कि ये बंदा खत्म हो चुका है, बंदा डायनासोर है, ही इज नॉट अप टू इट, एक स्पेशल मोमेंट तो कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस कर ही देते हैं मरीनियो, और इसीलिए ऐसे ही उनको स्पेशल वन नहीं कहा जाता है। बात करेंगे दोस्तों क्या हुआ चैंपियंस लीग ग्रुप फेज के लास्ट डे में। 2-3 मैचेस तो हैं, उनकी तो डिटेल में बात करनी है, बट मैं आपको अवगत करा देता हूं सारे रिजल्ट्स जो हुए मैच डे 8 पे। जो भी हमने सोचा था, जो भी प्रिडिक्ट किया था, उससे बिल्कुल उल्टी पड़ गई हैं चीजें। रिजल्ट्स आपको बता देते हैं। पहले स्पोर्टिंग जीत गई एथलेटिक क्लब से 3-2 की स्कोर लाइन से। लिवरपूल ने फोड़ दिया काराबाग को 6-0। बार्सिलोना एज एक्सपेक्टेड, मेरा एग्जैक्ट प्रिडिक्शन था 4-1 जीतेगी बार्सिलोना, वही किया बार्सिलोना ने, 4-1 हराया कोपेनहेगन को। मोनाको यूवेंटस 0-0 रहा, एंड आई थिंक द ओनली गेम जो 0-0 रहा जिसमें कोई गोल नहीं पड़ा लास्ट डे पे। ओलंपियाकोस आयक्स 2-1 रहा। पीएसजी न्यूकासल सबसे बड़ा सरप्राइज 1-1 रहा, इस मैच की भी बात करेंगे। इंटर ने हरा दिया डॉर्टमंड को 2-0। चेल्सी ने कमबैक किया और शानदार तरीके से हराया नापोली को 3-2 की स्कोर लाइन से। टॉटनम जीत गई आइंट्राच फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट 2-0। एटलेटिको मैड्रिड होम में हार गई बोडो ग्लिम्ट से 2-1। लेवरक्यूसन ने हराया विलारियल को 3-0। आर्सेनल ने हराया कायरात अलमाटी को 3-2। पाफोस जीत गई स्लाविया प्राहा से 4-1। मैन सिटी जीत गई गैलाटासराय से 2-0। क्लब ब्रूगा जीत गई 3-0 मार्से से। बेनफिका ने हराया रियल मैड्रिड को 4-2। व्हाट अ गेम। यूएसजी जीत गई अटलांटा से 1-0 और बायर्न जीत गई पीएसवी से 2-1। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इस रात की शुरुआत कहां से करूं। जब हम मैच डे 7 में जा रहे थे तो रियल मैड्रिड तीसरे स्थान पे थी, पीएसजी और न्यूकासल दोनों टॉप 8 में थे, और मैंने कहा था कि एक ही पॉसिबिलिटी है जिससे दोनों बाहर हो सकते हैं कि ये मैच ड्रॉ हो जाए और इसका फायदा कोई और टीम उठा ले, और ऐसा ही हो गया है। दोनों का मैच ड्रॉ हुआ और फायदा उठा लिया टीम्स ने, जैसे बार्सिलोना, चेल्सी, मैन सिटी आ गई टॉप 8 में, एंड गेस व्हाट, स्पोर्टिंग आउट ऑफ नोवेयर 7th आ चुकी है टेबल में। इट इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल दोस्तों। टेबल पे अगर हम नजर डालें एक बार तो आर्सेनल फर्स्ट, बायर्न सेकंड, यहां तक तो कोई सरप्राइज नहीं था, लेकिन हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं इस समय जहां टॉटनम हॉटस्पर, बार्सिलोना, पीएसजी, रियल मैड्रिड, और भी आप कोई सा भी बड़ा क्लब ले लीजिए, इंटर मिलान, यूवेंटस सबसे ऊपर फिनिश कर रही है। 3rd पे लिवरपूल है, 4th पे टॉटनम है, 5th पे बार्सिलोना, 6th पे चेल्सी, 7th पे स्पोर्टिंग, जैसा मैंने कहा आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने जगह बना ली है अपनी टेबल में टॉप 8 में। और मैन सिटी जस्ट स्क्रैप थ्रू। बेनफिका ने ह्यूज फेवर किया है, यहाँ पे बहुत बड़ा फेवर किया है मैन सिटी के लिए रियल मैड्रिड को हरा के, जिसका मतलब ये है कि ये जो आपकी 8 टीमें हैं ये डायरेक्ट राउंड ऑफ 16 में जाती हैं। अब प्लेऑफ वाली जो टीमें हैं वो हैं रियल मैड्रिड, इंटर मिलान, पीएसजी, न्यूकासल, दोनों एक साथ 6th और 7th पे थे।
दोनों खिसक के नीचे 11th और 12th पे आ गए हैं। यूवेंटस, एटलेटिको मैड्रिड, अटलांटा, लेवरक्यूसन, डॉर्टमंड, ओलंपियाकोस, क्लब ब्रूगा, गैलाटासराय, मोनाको, काराबाग, बोर्डो ग्लिम्ट एंड बेनफिका। फाइनली बेनफिका की जो क्वालिफिकेशन है ना, ये इतिहास में दर्ज हो जाएगी पन्नों में, अगर कुछ अच्छा कर गई इस चैंपियंस लीग कैंपेन में तो बेनफिका। मैचेस की बात करेंगे एक एक करके, लेकिन इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है ये। हाफ टाइम जब हुआ आज इस मैच डे 8 पे, तो बार्सिलोना और चेल्सी दोनों बाहर थे टॉप 8 से। बोथ बार्सिलोना एंड चेल्सी वर गोइंग आउट, 12th और 13th थे, और फुल टाइम खत्म होते होते 5th और 6th हो गए। इसी तरीके की इतनी ज़्यादा उलटफेर ऊंच नीच हुई है टेबल में, मैं क्या बताऊं आपको। और एक जो हमने एफर्ट किया था कि स्ट्रीम में हम आपको अप टू डेट रखें, तो आई होप आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा होगा। बट इट वॉज क्रेजी। हर एक मैच पे तो नज़र बनाना मुश्किल था, बट मैं बात ऑब्वियसली करना चाहता हूँ पहले चेल्सी नापोली से। जब लाइनअप आई तो थोड़ा सा समझ आ नहीं रहा था कि रोजिनियर करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि रीस जेम्स को सेंटर बैक खिलाया, फुफाना के साथ गुस्तो राइट बैक थे, कुकुरेया लेफ्ट बैक थे। तो ऑन द बॉल एक बैक 5 शेप हमने बनाने की कोशिश की, जहाँ पे विंग बैक्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। पेड्रो नेटो और मालो गुस्तो को पिवट में खेल रहे थे आंड्रे सैंटोस और काइसेडो, 10 में एंजो खेल रहे थे, और बेसिकली आपके 2 फॉरवर्ड्स आगे थे, एस्तेवाओ और जाओ पेड्रो। तो ये चीज़ आई थिंक पहले 10-15 मिनट तो काम की। बहुत ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं दोनों टीमों से कि चांसेस बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रेस बहुत ज़्यादा कर रही थी नापोली, फिजिकलिटी को हम ओवर पावर नहीं कर पा रहे थे, इंटेंसिटी भी हमारी बहुत कम लग रही थी उनसे। लेकिन एक लकी ब्रेक मिलता है हमें, फ्री किक मिलती है और एक पेनल्टी मिलती है जिसको एंजो फर्नांडिस बहुत शानदार तरीके से स्लॉट इन कर देते हैं। एंड आई थिंक एंजो फर्नांडिस की हमको तारीफ करनी चाहिए, जिस तरीके से वो कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं अभी इतने सारे मैचेस में, इंपॉर्टेंट गोल स्कोर कर रहे हैं। कोल पामर की कमी महसूस नहीं हुई है एंजो ने, मैं तो ये कहूँगा। एंजो सब कुछ कर सकते हैं, ही कैन बी गुड ऑन द बॉल, डीप लाइंग प्ले मेकर भी बन सकते हैं, नंबर 10 में भी खेल सकते हैं, पीछे आके डिसरप्टर का भी काम कर सकते हैं, और धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस और लीडरशिप वाली चीज़ हमें उनसे देखने को मिल रही है। बहुत इंटेलिजेंट फुटबॉलर है जो आपका बेसिकली गेम रन कर सकते हैं। बट जैसे ही हमने गोल स्कोर किया, मैच का रुख ही पूरा पलट गया। जिस तरह से लोबोटका और इल्मास ने हमको पकड़ रखा था ना, जकड़ के रखा हुआ था बिल्कुल मिडफील्ड में, क्योंकि आप फर्क देखेंगे ना रोजिनियर और मरेस्का के गेम में, तो रोजिनियर बहुत ज़्यादा वर्टिकल बिल्डअप पे रिलाय करते हैं कि हमें मिडफील्ड से बॉल को प्रोग्रेस करना है रादर देन साइडवेज से, विंग से हमें आगे लेके जाना है। जो विंगर है वो अपना मैन टेक ऑन करेगा, फुल बैक्स को हम बीट करने की कोशिश करेंगे, एंड मे बी फ्रॉम देयर वी कैन क्रिएट समथिंग। इसलिए हमारा शॉट वॉल्यूम भी बहुत कम है, क्योंकि हमको बहुत इंट्रिकेट पासिंग करनी पड़ती है और प्रेस को बीट करने के लिए सारे प्लेयर्स को एकदम बहुत परफेक्टली बॉल को प्ले करना पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे कि रोजिनियर के अंडर हम शॉट्स काफ़ी कम ले रहे हैं। ऑल्दो एक बहुत अच्छी बात है कि पिछले 4-5 मैचेस से हम क्लिनिकल हो गए हैं, तो जो चांसेस मिल रहे हैं हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, बट ये एक बहुत रिस्की अप्रोच लगती है मुझे। तो वही हुआ, जो फिजिकलिटी थी और जो शेप था, जो नैरोली डिफेंड कर रही थी नापोली। एक तो क्या था कि बहुत डिसअपॉइंटिंग पार्ट इस परफॉर्मेंस का ये था कि नापोली वर डेसिमेटेड विद इंजरीज। उनके पास उनकी आधी से ज़्यादा टीम गायब थी, थकी हुई लग रही थी वो टीम। यूवेंटस से भी हार के आए हैं, इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी चल रही है एंटोनियो कॉन्टे, डी लॉरेंटिस की बिहाइंड द सीन्स। बट उसके बावजूद जो नापोली ने खेला है, ऐसा लग रहा था कि भाई उन्हें पता है कि ये मैच जीतना जरूरी है। नापोली तो हारते ही बाहर होने वाली थी आज चैंपियंस लीग से, लेकिन उन्होंने दिखाया कि दे वांटेड मोर। वर्गारा जो अभी अभी टीम में आए हैं, एकेडमी ग्रेजुएट है नापोली के, ही वाज ऑल ओवर चेल्सीज डिफेंस। और मुझे लग रहा था कि एट टाइम्स हम बहुत ज़्यादा इजीली बॉल को खो रहे थे, ट्रांजिशन में बहुत आसानी से खुल रहे थे, 3v3 4v4 सिचुएशन बहुत आराम से बन रही थी। रैसमस हॉयलैंड तो काबू में ही नहीं आ रहे थे फोफाना के, इतना खतरनाक उनका होल्डअप था। तो ना हम मिडफील्ड में बॉल जीत पा रहे थे, जैसे मिडफील्ड में बॉल आती थी नापोली के मिडफील्डर्स जीत के उनके वाइड फॉरवर्ड्स को दे देते थे, वहां से फिर उनका अटैक बनता था, कटबैक होता था, एंड स्ट्राइकर वाज देयर टू ऑलवेज स्कोर द गोल। और ओलिवेरा का परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा था, थैंक्स टू रॉबर्ट सैंचेज कि हमने और गोल्स कंसीड नहीं किए। 60 मिनट तक नापोली वर ऑल ओवर अस, और उसका कारण यह था कि हमारे पास आगे बॉल प्रोग्रेशन के लिए टेक्निकलिटी नहीं थी मिडफील्ड में। ना हमारे पास कोल पामर थे पिच पे, ना रीस जेम्स आगे खेल रहे थे, क्योंकि रीस जेम्स पेयरिंग में खेल रहे थे, पीछे सेंटर हाफ खेल रहे थे, तो आगे जो रीस जेम्स करते हैं बॉल के साथ वो हो नहीं पा रहा था, जिसके कारण हमारे ना फॉरवर्ड्स गेम में आ पा रहे थे, ना स्ट्राइकर गेम में आ पा रहे थे। तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। और एक प्लान था एंटोनियो कॉन्टे का, जो हमें पता है जिस तरीके से उनकी टीम सेटअप होती है, हाई प्रेसिंग फुटबॉल, हाई टेम्पो खेलते हैं वो, इस वजह से वो
ये इंटेंसिटी भी सस्टेन नहीं कर पाते हैं पूरे 90 मिनट, ये भी एक पॉइंट है। तो 60 मिनट तक नापोली ने पूरी तरीके से हमें डोमिनेट कर रखा था और इस बीच में रॉबर्ट सैंचेज की परफॉर्मेंस बहुत सही थी कि उन्होंने स्कोर को 2-1 पे रखा। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशंस करते हैं लियम रोजिनियर, जो मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल स्पॉट ऑन सब्स्टिट्यूशंस किए। उन्होंने कोल पामर को डाला, पेड्रो नेटो को हटाया, उन्होंने चालोबा को डाला और गुस्तो को हटाया। तो उससे क्या हुआ, चालोबा चले गए आपके सेंटर बैक पोजीशन में, रीस जेम्स थोड़ा सा फील्ड में ऊपर आ गए, राइट बैक खेलने लग गए, कोल पामर आ गए राइट साइड में जो सेंट्रली भी ड्रिफ्ट कर रहे थे, और एस्तेवा को लेफ्ट में डाल दिया। अब कोल पामर के आने से क्या है कि वो लिंक बन गया बैक लाइन और जो हमारे स्ट्राइकर्स हैं उनके बीच में, स्पेसिफिकली जाओ पेड्रो। तो आप देखेंगे कोल पामर आने के बाद बहुत ज़्यादा बॉल फिर आगे की तरफ मूव हुई, और यही चीज़ है कि वो जो कोल पामर की टेक्निकलिटी है, वो प्लेयर को बीट करना, जो स्किल लेके आते हैं, जो फ्लेयर आती है कोल पामर की, उसके साथ बहुत ज़रूरी होता है ऐसे मोमेंट्स में इंडिविजुअल ब्रिलियंस का होना। और जो क्वालिटी आज जाओ पेड्रो ने दिखाई है उस इक्वलाइजर के लिए, मतलब मैं बता नहीं सकता। आखिरी बार मुझे याद नहीं कि किस चेल्सी स्ट्राइकर ने ऐसा गोल स्कोर किया था। आई थिंक फ्लूमिनेंस के अगेंस्ट ही गोल स्कोर किया था ऐसा जाओ पेड्रो ने क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, या अभी ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट जो उन्होंने फिनिश की थी लेफ्ट फुट से, बहुत ही जबरदस्त फिनिश। पाल्मर उनको बॉल देते हैं, बहुत अच्छा टच लेते हैं, वो अपने लिए स्पेस क्रिएट करते हैं और एक शॉट अनलीश कर देते हैं अपने वीक फुट से, अनस्टॉपेबल फॉर द गोलकीपर। कोई मौका नहीं वहां पे नापोली के गोलकीपर के पास उस बॉल को रोकने का। और अब क्योंकि 75 मिनट हो गए, 75 से 80 मिनट का मार्क आ चुका है और नापोली के लिए ड्रॉ भी इनफ नहीं है, उनको गोल मारना ही पड़ेगा, उनको ये मैच जीतना ही पड़ेगा अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए। तो एंटोनियो कॉन्टे एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, इल्मास को हटा देते हैं, एक और मिडफील्डर हटाते हैं और लुकाकू और एक और फॉरवर्ड को डालते हैं। अब उससे क्या है, उन्होंने टॉप हैवी तो कर दिया टीम कि बस आपको डिलीवरीज डालनी है अंदर, और नंबर्स बढ़ा दिए उन्होंने बॉक्स में, फॉरवर्ड्स के नंबर बढ़ गए हैं। बट अब क्या हुआ है, मिडफील्ड से कंट्रोल चला गया है, वो प्रेस चला गया है, फिजिकलिटी चली गई है, स्पेस बन गया है। इमीडिएटली उसके कुछ ही सेकंड के बाद एक बहुत अच्छा प्रोग्रेशन होता है बॉल का, जाओ पेड्रो के पास बॉल आती है और फिर से एक बहुत ही अच्छी कूल काम और कंपोस्ट फिनिश, जिसका मतलब यह था कि हमने कमबैक कर लिया। और जो 20 मिनट लास्ट में फुटबॉल के लिए लाजवाब थी। तो मैं लियम रोजिनियर को इसके लिए 10 में से 10 नंबर दूंगा, जो चेंजेस उन्होंने किए। बाकी उससे पहले आई थिंक टैक्टिकली आउटप्ले हो गए थे और गेम को उन्होंने पूरी तरीके से मिसरीड कर लिया था, बट कूडोज टू हिम कि उन्होंने उस चीज को रेक्टिफाई भी किया है। बहुत ज्यादा इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी लगी, बट प्लेयर्स इसीलिए तो आप लेके आया ना जो आपको इस मोमेंट्स में मैच जिताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट विन है ये कॉन्फिडेंस के लिए, टीम के लिए और मैनेजर के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर चेल्सी ये मैच नहीं जीतती तो प्लेऑफ के 2 एक्स्ट्रा मैच बढ़ जाते, जिसका मतलब ये होता कि अभी से लेके इंटरनेशनल ब्रेक तक कोई भी हमको रिस्पाइट नहीं मिलता, कोई रेस्ट नहीं मिलता। प्लेयर जो है थकते जाते, और अब थोड़ा सा रेस्ट मिल सकता है, रिकवरी का टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बार्सिलोना और कोपेनहेगन के मैच की बात करें तो मोर ऑफ द सेम जो हमने बार्सिलोना से देखा है कि ट्रस्ट नहीं कर सकते हम बारसा के डिफेंस को कि वो क्लीन शीट रखेंगे। एक बहुत ही ज़्यादा अर्ली गोल कंसीड किया, 4th मिनट के आसपास गोल कंसीड कर लिया था। लेकिन जैसा मैंने स्लाविया प्राहा वाले मैच में भी कहा था बार्सिलोना के लिए कि क्वालिटी इतनी ज़्यादा है कि आप ट्रस्ट करेंगे अटैकर्स पे कि वो मोर ऑफन देन नॉट, भले ही क्लिक नहीं कर रही हो चीज़ें, मोमेंट्स मिलेंगे जहाँ पे बारसा गोल स्कोर करेगी। एंड गोल्स चेंज गेम्स, सीधी सी बात है। जिस भी मैच में गोल स्कोर किया है, कोई टीम अगर हार रही थी, अगर उन्होंने कोई इक्वलाइजर स्कोर किया है, या कोई टीम कमबैक अगर कर रही है, गोल से गेम स्टेट चेंज होती है और फिर बारसा को कॉन्फिडेंस मिलता है। एक जो बड़ा हैंडीकैप था आज बारसा के लिए कि इंजरी की वजह से कोई भी मिडफील्डर अवेलेबल नहीं था, सस्पेंशन और इंजरी के कारण। तो डियोंग और पेड्री दोनों अवेलेबल नहीं थे, तो ऑल्मो और एरिक गार्सिया खेल रहे थे। कंट्रोल की कमी साफ दिख रही थी। उसके बाद जब मार्क बर्नाल आए सेकेंड हाफ में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और सधी हुई परफॉर्मेंस लगी और एक कंफर्टेबल विन एंड में 4-1 बार्सिलोना की कोपेनहेगन के ऊपर, जो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। बाकी अगर हम मैचेस की बात करें तो ऑब्वियसली मैच जो बहुत ज़्यादा बढ़िया हुआ है, और आई डोंट नो कैसे कोई टीम ये मैच नहीं जीती, वो है पीएसजी और न्यूकासल। 1-1 से ये बराबर हुआ है। दोनों टीमों ने चांसेस भर भर के मिस किए हैं। एक चांस हार्वी बार्न्स ने एंड में मिस किया, पीएसजी को भी बहुत सारे अच्छे चांसेस मिले थे। डेम्बेले का पेनल्टी मिस, या रादर मैं कहूँ निक पोप ने बहुत अच्छा सेव किया वहाँ पे। मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट है ये, क्योंकि मुझे लगा था कि पीएसजी पार्ट डेस प्रिंसेस में खेल रहे हैं, अब काइंड ऑफ मस्ट विन गेम है, क्योंकि उनको अपनी प्लेस अगर सॉलिडिफाई करनी है तो 3 पॉइंट हासिल करने हैं। फोड़ेंगे वो न्यूकासल को, क्योंकि न्यूकासल आर नॉट गुड ट्रैवलर्स, और
मुझे नहीं लगा था कि न्यूकासल की, अगर आप लाइनअप भी देखेंगे, कि वो इस तरीके का कंपटीशन देंगे पीएसजी को। तो फर्स्ट हाफ में तो पीएसजी ने काफी डोमिनेट किया न्यूकासल को, बट उसके बाद सेकंड हाफ में इट वाज एन ओपन गेम। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उसकी एक्सटेंडेड हाईलाइट जरूर देखिएगा। बहुत ही गजब मैच हुआ, बट अगेन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट फॉर बोथ द टीम्स। ड्रॉ हुआ, जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी टीमें आ गई ऊपर और उन्होंने इन दोनों टीमों की जगह ले ली। स्पोर्टिंग ने, जैसा मैंने कहा, आउट ऑफ नोवेयर अपनी जगह बना ली है, 7th प्लेस पे आ गए हैं। एथलेटिक क्लब को 3-2 हराया, बहुत ही जबरदस्त विन उनके लिए। और पिछले मैच में पीएसजी आज एथलेटिक क्लब को हराया है, बहुत ही शानदार रिजल्ट उनके लिए। लेकिन स्टोरी ऑफ दिस ग्रुप स्टेज इज बोडो ग्लिम्ट। बोडो ग्लिम्ट ने अपने आखिरी 2 मैचेस में मैन सिटी को और एथलेटिको मैड्रिड को, मैन सिटी को अपने होम में, एथलेटिको मैड्रिड को उनके होम में, मेट्रोपॉलिटानो में हरा दिया बोडो ग्लिम्ट ने। बहुत बड़ा रिजल्ट है ये। और अगेन नर्वस एनर्जी एथलेटिको मैड्रिड की, यू नेवर नो आपको क्या मिलने वाला है उनसे। एक क्रंच गेम, फाइनल गेम है ग्रुप फेज का, कुछ दाव पे लगा हुआ है। आप भरोसा कर ही नहीं सकते एथलेटिको मैड्रिड पे कि वो कंट्रोल करके कंफर्टेबली इस तरीके के मैचेस जीत जाएंगे। तो 2 लगातार मैच डे पे नॉर्वेजियन स्ट्राइकर्स को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है, हालैंड और सोरलोथ को, बोडो ग्लिम्ट ने, बीइंग अ नॉर्वेजियन टीम देमसेल्व्स। तो बड़ी मतलब अच्छी स्टोरी है ये कि कैसे उन्होंने 6 में से 6 पॉइंट हासिल करके मैन सिटी और एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपनी जगह बना ली प्लेऑफ में। जस्ट अबाउट, आई थिंक 22 या 23वें नंबर पे फिनिश किया है बोडो ग्लिम्ट ने। व्हाट अ स्टोरी। आर्सेनल ने 3-2 हराया, काय हैवर्ट्स का शानदार परफॉर्मेंस। मेकशिफ्ट से आर्सेनल टीम खेल रही थी, तो 2 गोल कायरात ने स्कोर किए भी, तो एकेडमिक ही था। तारीफ करूंगा आर्सेनल की, जैसा मैंने कहा, 4 गोल कंसीड किए हैं, 24 में से 24 पॉइंट, क्लीन रिकॉर्ड बिल्कुल। चैंपियंस लीग में कोई भी मतलब कंटेस्ट नहीं कर पाया उनसे, और एक फर्म फेवरेट्स है मेरे लिए इस साल चैंपियंस लीग जीतने के, क्योंकि मुझे लगता है कि अब फुल स्ट्रेंथ आर्सेनल टीम ओवर द कोर्स ऑफ 2 लेग्स काफ़ी मुश्किल होगा उनको हराना। ऑल्दो अभी उनका प्रीमियर लीग में थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आर्सेनल फैंस, और आपकी टीम ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है इस ग्रुप स्टेज में। उसके बाद मैन सिटी ने उतना कर दिया जितना काफ़ी था, ऑल्दो जैसा मैंने शुरू में कहा था, दे नीडेड अ फेवर फ्रॉम बेनफिका, क्योंकि गोल डिफरेंस मैन सिटी का बहुत अच्छा नहीं था, बट गैलेटासराय को हरा दिया उन्होंने 2-0, तो वो एक उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट था। बायर्न म्यूनिक ने हरा दिया पीएसवी को, जमाल मूसियाला वापस आए, गोल स्कोर किया उन्होंने, तो व्हाट अ मोमेंट फॉर जमाल मूसियाला। टॉटनम, जैसा मैंने कहा, मुझे ये टीम समझ नहीं आती, 2-0 हराया उन्होंने फ्रैंकफर्ट को। गिवन था क्योंकि फ्रैंकफर्ट वर शैम्बॉलिक, लेकिन एक ऐसी दुनिया में हम रह रहे हैं जहाँ रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, पीएसजी, इंटर मिलान, मैन सिटी, इन सब टीमों से ऊपर टॉटनम फिनिश कर रही है। अ स्टेटमेंट विन फ्रॉम लिवरपूल, 6-0 उन्होंने काराबाग को हराया है। और अगेन चैंपियंस लीग कैंपेन जो है इस साल का, वो इस चीज़ का सबूत है कि टीमें चाहे अपनी लीग में ख़राब कर रही हो, बट चैंपियंस लीग इज़ अ क्लीन स्लेट, इज़ अ फ्रेश स्लेट। और टॉटनम हो गई, लिवरपूल हो गई, लीग में अच्छा नहीं कर रहे हैं। इवन चेल्सी में भी कहूँगा कि लीग में हमारा इतना अच्छा नहीं जा रहा कैंपेन, बट चैंपियंस लीग में समहाउ हमने अपनी जगह बना ली है टॉप 8 में। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा रिजल्ट है जो थोड़ा सा टाइम देता है दोनों मैनेजर्स को, फ्रैंक को और आर्ने स्लॉट को। फाइनली मैं आऊँगा बेनफिका वर्सेस रियल मैड्रिड पे, जो मेरे हिसाब से, जैसा मैंने कहा, स्टोरी ऑफ द नाइट है। और अगेन ह्यूज प्रॉब्लम्स फॉर रियल मैड्रिड। ऐसा लगता है कि आगे बस एम्बापे खेल रहे हैं, पीछे कोर्तवा खेल रहे हैं, और बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। डिफेंस बिल्कुल शैम्बॉलिक है। राउल असेंसियो अगेन लेटिंग द टीम डाउन। मुझे बहुत ज़्यादा कभी कभी रैश, रॉ लगते हैं, कभी तो बहुत ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे जैसे एकदम वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक है, कभी एकदम ऐसे डिसीजंस लेंगे जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 2 रेड कार्ड मिल गए रियल मैड्रिड को, फ्रस्ट्रेशन में 2 रेड कार्ड मिले हैं लास्ट में। सिनिकल टैकल था एक जिसमें 3-2 से बेनफिका जीत रही थी, 2 गोल एम्बापे ने जरूर मारे। और जिस तरह से मैच जा रहा था, एक आप कह सकते हैं लकी पेनल्टी मिली बेनफिका को, बट ओवर द बैलेंस ऑफ प्ले आप कहेंगे कि फर्स्ट हाफ में बेनफिका एब्सोल्युटली स्मैश्ड रियल मैड्रिड। जिस तरह से वो प्रेस कर रहे थे, जिस इंटेंसिटी से खेल रहे थे, रियल मैड्रिड को कुछ करने नहीं दे रहे थे, बहुत सारे चांसेस क्रिएट कर रहे थे। तीबो कोर्तवा ने उनको गेम में रखा हुआ था। एंड देन केम द मोमेंट ऑफ द नाइट, जब बिल्कुल 90+6 मिनट में, 6 मिनट्स भी हो गए थे, 90+7 मिनट में एक गोल चाहिए था बेनफिका को अपना गोल डिफरेंस बेहतर करने के लिए, जिससे वो 25 से 24th पोजीशन पे आ जाए, वरना मार से क्वालिफाई कर जाती। और एक फ्री किक आती है, गोलकीपर ट्रूबिन बेनफिका के बॉक्स के अंदर आते हैं, मीट्स दैट बॉल, हेडर स्कोर करते हैं। कोर्तुआ के पास कोई चांस नहीं होता उसको सेव करने का। एंड वी गेट वन मोर आइकॉनिक जोसे मरीनियो सेलिब्रेशन बेनफिका की साइड लाइन पे। व्हाट अ मोमेंट, व्हाट अ स्टोरी। और अब मैंने कहा, जैसे अगर बेनफिका कुछ कर लेती है इस कैंपेन में, तो भाई वो गोल और ये रिजल्ट
सदियों तक याद रखा जाएगा। बट दिस इज़ वॉट फुटबॉल इज़ ऑल अबाउट भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा, एब्सोल्यूट मैडनेस। और ये तो कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको बताया, मतलब अगर आप एक एक मैच में एक एक स्टोरी लाइन में जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये था एक सॉर्ट ऑफ समराइज्ड वर्जन कि क्या हुआ आज के मैचेस में। आई एम प्रिटी श्योर मैंने कुछ मैचेस मिस किए हैं, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जैसे इंटर डॉर्टमुंड तो मैंने देखा ही नहीं, तो उसके बारे में बात ही नहीं कर सकता, 5:30 बज रहा है अभी सुबह का। बट मैं डेफिनेटली सारे मैचेस की हाईलाइट ज़रूर चेकआउट करूँगा। आपका मोमेंट ऑफ द नाइट क्या था, कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। एंड या दिस इज़ फुटबॉल दोस्तों, जैसा सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने कहा था, फुटबॉल ब्लडी हेल।